नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और आज हम फिर हाजिर हैं 22 मई 2023 का नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। और दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपको वीडियो में एक प्रश्न देते हैं, लास्ट वीडियो में उसका जवाब आपसे कमेंट्स बॉक्स में मांगते हैं और आप उसका जवाब देते हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो में यह प्रश्न आपको नहीं दिया था। तो चलिए आज सीधे शुरू करते हैं करंट अफेयर की आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन हमारे पास 21 मई, 20 मई, 22 मई, 19 मई। तो मित्रों, इसका सही जवाब है 21 मई। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2023 भारत में हर साल 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई को ही हत्या हुई थी। इसी वजह से भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाता है। यह है आतंकवाद विरोध दिवस का एक पोस्टर, जिसमें लिखा है कि आइए हम सभी संकल्प लें कि मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित होकर हम सभी सकारात्मक प्रयास करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएन ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका भी जवाब है 21 मई। 21 मई को ही यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में मनाया गया था और बाद में अन्य चाय उगाने वाले देशों जैसे श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे देशों में भी मनाया जाने लगा। 10 साल बाद भारत सरकार ने 2015 में चाय पर FAO अंतर सरकारी समूह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के पालन का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा, जो विश्व स्तर पर चाय की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए अनेकों प्रयासों का नेतृत्व करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। यह है, जो वक्त के साथ बदल जाए वह राय होती है। जब जिंदगी में कुछ नहीं होता तब बस चाय होती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS या एडवांस लाइसेंस स्कीम ने हाल ही में खबरों में ध्यान आकर्षित किया है। कौन सा सरकारी निकाय अग्रिम प्राधिकरण योजना को लागू करता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, DGFT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGAFT ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS या एडवांस लाइसेंस स्कीम ने खबरों में ध्यान आकर्षित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए RBI द्वारा सरकार ने अनुमोदित अधिशेष हस्तांतरण की राशि क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए RBI द्वारा सरकार को अनुमोदित अधिशेष हस्तांतरण की राशि क्या है? हमारे पास पांच ऑप्शंस हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 87,416 करोड़ रुपया, मतलब ऑप्शन सी। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक लोगो। आगे
हमारा नया प्रश्न है, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस अथराइजेशन स्कीम एएएस या एडवांस लाइसेंस स्कीम ने हाल ही में खबरों में ध्यान आकर्षित किया है। कौन सा सरकारी निकाय अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू करता है? दोस्तों ये प्रश्न 2 बार हो गया है आपकी स्क्रीन पर। आंसर वही है इसका, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGAFT। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई द्वारा सरकार को अनुमोदित अधिशेष हस्तांतरण की राशि क्या है? दोस्तों इत्तेफाक से यह प्रश्न भी दोबारा है, समय अभाव की वजह से हम इसे ज्यों कहते हो आपकी स्क्रीन में दे रहे हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मौद्रिक राजकोषीय स्थिरता, ऋण और संचालन जोखिमों को कवर करने के लिए आर्थिक पूंजी से किए गए जोखिम प्रावधान को संचयी रूप से आकस्मिक जोखिम बफर CRB के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई द्वारा बनाए रखा जाता है। माने कितना प्रतिशत होता है ये हमें बताना है। तो मित्रों हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5%, 55%, 6%, 65%, 7%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 60%, माने C। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने IRDA IPO के लिए लीड बैंकर के रूप में खाली स्थान 2 दे रखे हैं और को नियुक्त किया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लगभग 5 ऑप्शंस हैं दोस्तों। तो इसमें सही जवाब पहला ही ऑप्शन है। पहले में आएगा IDBI कैपिटल, BOB कैपिटल और SBI कैपिटल, ये इसका सही जवाब होगा मित्रों। अगला हमारा प्रश्न है, IREDA के IPO में सरकार द्वारा कितनी हिस्सेदारी बिक्री और RIDA द्वारा कितना प्रतिशत नई इक्विटी जारी करने की उम्मीद है? तो ज्यादा समय न लेते हम सीधे आपको आंसर ही बता देते हैं मित्रों। IRDA के IPO में सरकार द्वारा हिस्सेदारी बिक्री और IRDA द्वारा 10% से 15%, माने 10% IPO के द्वारा और 15% नई इक्विटी जारी करने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है? केवल व्यापारी निर्यातक, केवल निर्माता निर्यातक, व्यापारी और निर्माता दोनों निर्यातक? तो मित्रों यही सही इसका जवाब है, व्यापारी और निर्माता दोनों निर्यातक। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या है? तो इसका सही जवाब हम सीधे आपको बता देते हैं, C है ऑप्शन, 1,06,800 करोड़ रुपया 2022 में भारत के रक्षा उत्पादन का मूल्य है। हमारा अगला प्रश्न है, द $1 बिलियन डेथ ट्रेड इंटरनेशनल आर्म्स नेटवर्क जो म्यांमार में मानवाधिकारों के उल्लंघन को सक्षम करता है, शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? संयुक्त राष्ट्र ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? तो मित्रों इसका सही जवाब है ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह रिपोर्ट जारी की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी वाघसीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद 2024 की शुरुआत में वाघसीर को भारतीय नौसेना को डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया है। वाघसीर पनडुब्बी का वर्ग क्या है? उसका वर्ग है, 4 ऑप्शन हमारे पास, कलवरी, शिशुमार, स्कॉर्पियन, अरिहंत। तो इसका वर्ग है मित्रों
कलवरी। कलवरी उसका पनडुब्बी का वर्ग है। यह है पनडुब्बी जिसको शामिल किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की महत्वपूर्ण भूमिका की समझ और मान्यता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह पालन 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो दोस्तों हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। मधुमक्खी आवासों की रक्षा करना, परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्न होना, मधुमक्खी प्रजातियों का जश्न मनाना, मधुमक्खी संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना, मधुमक्खी पालन पद्धतियों में वृद्धि। तो इसका सही जवाब है मित्रों बी। परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्न होना। यह विश्व मधुमक्खी दिवस का एक प्यारा सा चित्र आपके स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, द $1 बिलियन डेथ ट्रेड इंटरनेशनल आर्म्स नेटवर्क जो म्यांमार के मानवाधिकारों को उल्लंघन को सक्षम करता है। शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फरवरी 2021 में अपने अधिग्रहण के बाद से म्यांमार में सैन्य जुंटा को 422 करोड़ रुपया, लगभग $51 मिलियन के हथियार, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और कच्चे माल की आपूर्ति की है। कौन सा देश म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो मित्रों म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा चीन साझा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में हाल के घटनाक्रम में सिद्धारमैया अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, मतलब बन ही गए हैं, जिसमें DK शिवकुमार उनके डिप्टी होंगे, माने उप मुख्यमंत्री होंगे। निम्नलिखित में से ये जानकारी थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो मीनाक्षी मंदिर, गोल गुंबज, हम्पी, चार मीनार, अजंता की गुफाएं। तो हम्पी विश्व विरासत धरोहर है कर्नाटक का। यह है हम्पी का चित्र। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज माने विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक ऐसा अवसर जो लाइलाज बीमारी के लिए टीका बनाने के महत्व पर जोर देता है। यह दिन, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, न केवल जागरूकता बढ़ाता है बल्कि समर्पित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि देता है जो HIV एड्स को रोकने के लिए एक टीका विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। HIV मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली की किन कोशिकाओं को लक्षित करता है? तो मित्रों T कोशिकाओं को लक्षित करता है, माने उनको नष्ट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस खाली स्थान मैंने छोड़ रखा है को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये आपके लिए है दोस्तों। इसका जवाब आपसे हम कमेंट्स बॉक्स में मांगेंगे और आप करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक बार हम प्रश्न फिर दोहरा देते हैं। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस माने किस दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, 1 मई, 5 मई, 15 मई, 21 मई और 31 मई। दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें और आप हमेशा देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।